तो हेलो एवरीवन, चलिए और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। और हम 3 दिन से लगातार पीवाईक्यू सॉल्व करते आ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, तो हम पूरे पीवाईक्यू कर लेंगे, उसके बाद ही अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इसके बाद आपको किस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करना है मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने एक भी पीवाईक्यू स्किप नहीं करा है। हर एक पीवाईक्यू 11th ईयर पास्ट जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे इसमें कवर है, तो आपको पूरी एंड तक वीडियो देखना है। और हर एक पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट का अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको बस अपना फोकस हर एक पीवाईक्यू पर रखना है और देखना है कि हमें कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो इस क्वेश्चन के में पूछा गया है कि जो गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी है नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में, तो वो बतानी है। तो सबसे पहला है हाई लेवल ऑफ एफएसएच होता या एलएच होता, स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंड्रोमेट्रियम, नहीं ये नहीं होता। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिनेटेड इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, नहीं ये भी नहीं होता। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें क्या होता है, ये सही है, क्योंकि जो एचसीजी ह्यूमन ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन का रोल इंपॉर्टेंट है। तो जो एचसीजी का हाई लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को क्या करता है, इन स्टिमुलेट करता है, जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। चलो डी देख लेते हैं, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंड्रोमेट्रियम, नहीं एंड्रोमेट्रियम को नहीं करता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 वाला करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। तो सोचिए सोचिए कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म फॉर्मेशन की। मैं बहुत दौड़ के आई तो थक गई। करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म फॉर्मेशन की, तो देखते हैं। सबसे पहले स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड्स, ये है, नहीं ये नहीं है भाई। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, पता ही होगा। इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, शुरू होता है, फिर स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड और फाइनली स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आएगा, फिर स्पर्मेटोसाइड आएगा, फिर स्पर्मेटिड आएगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। सी देखते हैं, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेट्स, ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या है, बी। आई होप आपको समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लेसेंटा के कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, फैसिलिटेड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, नहीं ये नहीं है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये हो सकता है। फैसिलिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, ये भी है। तो हमें नॉट फंक्शन बताना, सिग्रीट एस्ट्रोजन, तो आप कमेंट में बताइए, फिर मैं समझाती हूँ। तो क्या है, जो प्लेसेंटा के कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को रिमूवल, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिग्रीशन। लेकिन ऑक्सीटोसिन का सिग्रीशन प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जो ऑक्सीटोसिन है वो कहां से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका बी हो जाएगा, सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो हमें यही तो बताना था कि प्लेसेंटा का फंक्शन कौन नहीं है, तो सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन नहीं है, तो कौन सा होगा, डी होगा। ये सब फंक्शन है और ये नहीं है। मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर ड्यू टू लेक ऑफ, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का होना हार्मोन्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, काय पे डिपेंड करता है, हार्मोन्स के बैलेंस पर। तो जब हार्मोन्स लेवल जैसे कि जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, गिरते हैं, और तब मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, शुरू होता है। इस एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का भी रोल होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल फ्लो का डायरेक्ट रिलेशन लेक ऑफ न्यूट्रिएंट से नहीं होता। काय से नहीं होता, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट से नहीं होता। तो इसका कौन सा है, एफएसएच। ठीक है, द फिगर शो अ सिग्रीशन ऑफ ह्यूमन ओवरी, select the option which given the correct identification of either A और B with function characteristic। अगर हम ह्यूमन ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्म में, टर्सिकल फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्म में। ठीक है, जो वीटा कार्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये वाला सही है। तो बी पे हम क्या भरेंगे, बी पे हम भरेंगे कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, और ए पर हम क्या करेंगे,
ए वाली पे करेंगे टर्सरी फॉलिकल, जो कि ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवर सोसाइटी वुमेन्स आर ब्लेम फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो इसे समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा। तो जो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, स्पर्म और एग के जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करता है। काय पे करता है? जो एग होता उसके मेकअप पर डिपेंड करता है। तो क्या जो एक्स फीमेल है और जो बाई मेल चाइल्ड है, तो जब मेल स्पर्म दो तरह, जो मेल स्पर्म होता है वो दो तरह के क्या करता है, दो तरह के स्पर्म या एग प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक्स फीमेल चाइल्ड और बाई मेल चाइल्ड। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, तो अगर बाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, तो एक्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल चाइल्ड एक्स एक्स बनती है, और अगर बाई स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो मेल चाइल्ड एक्स बाई बनता है। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पर्म के जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड होता है, ना कि वुमेन पर, ठीक है। तो हमें ये समझ आया होगा। चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पेमिया इन मैन, नहीं ये गलत है, ठीक है। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप अप ऑफ द पार्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, यस ये करेक्ट है, क्योंकि काय पे डिपेंड करता है, जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप अप ऑफ द एग, ये गलत है। ड्यू टू द सम डिफेक्ट इन वुमेन, नहीं इस पे भी नहीं करता, वुमेन में कोई डिफेक्ट नहीं करता, काय पे डिपेंड करता, उस पे करता है जेनेटिक मेकअप पर। अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल होगी, अगर एक्स बाई हुआ तो मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब डिस्कस करते हैं 25 वाला। तो द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ। तो जब जब द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमंस ट्रिगर द रिलीज ऑफ, तो जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स जब बेबी डिलीवरी के लिए तैयार होता है, तो ये मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज ट्रिगर करता है। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, जो डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है, इसलिए, ठीक है। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ये गलत है। ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन एचसीजी फॉर्मेशन प्ले सेंटा, ये भी गलत है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी गलत है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ये सही है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मदद करता है डिलीवरी की टाइम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इज रिस्पेक्ट ऑफ विजिबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म, ठीक है। तो इसका क्या है? तो स्पर्म की जो बाइबिलिटी होती है, तो फर्स्ट को हम रीड करते हैं। स्पर्म की जो बाइबिलिटी होती है, तो ओनली अप टू 24 आवर, ये स्टेटमेंट गलत है। स्पर्म कुछ दिन तक बाइबल रह सकते हैं जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है, तो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। चलो फिर आप भी देखते हैं। ये स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एल्कलाइन इन मीडियम, तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट सही है, स्पर्म एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब सी देखते हैं। तो वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय मोर्टेलिटी, तो इसमें क्या है? ये भी सही है, स्पर्म की मोर्टेलिटी उनकी वाइबिलिटी को इंडिकेट करती है। अब हम डी पर आते हैं। स्पर्म मस्ट बी कनेक्टेड इन अ थिक सस्पेंशन, तो ये भी सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन स्पर्म ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फॉल्स क्या है? ए फॉल्स है, तो हमें क्या बताना था? फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। तो फॉल्स क्या है? ये वाला, ठीक है, और बाकी सब सही है। तो 27 वाला देखते हैं। 27 वाला क्या पूछ रहा? सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसमें क्या है? जो सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो पार्चुरेशन की प्रोसेस में सिग्नल का ओरिजिन होता है, कहाँ से होता भाई? बताओ जल्दी कमेंट में। तो सिग्नल फॉर पार्चुरेशन का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस, तो सही है, पार्चुरेशन की सिग्नल प्लेसेंटा और फीटस दोनों से ओरिजिनेटेड होते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ये भी सही है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है पूरी प्रोसेस का, तो ये पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है, बट ये सही है, ठीक है। सी पर आते हैं। प्लेसेंटा ओनली, तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि फीटस भी सिग्नल देता है। अब आते हैं डी पर। फुली डेवलप फीटस ओनली, तो ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्लेसेंटा भी इम्पोर्टेंट है, तो ए सही है। कौन सा है? ए वाला सही है। बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस सिग्नल देते हैं। अब बात करते हैं 28। तो इसमें क्या है? इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोफिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सेप्ट वाज, तो इन प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में कुछ हार्मोन्स के लेवल चेंज होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, ये पूछा, तो वो कौन से हार्मोन्स हैं? तो सबसे पहले आते हैं, हाई लेवल होता है ऑफ सर्कुलेटिंग एफएसएच एंड एलएच इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। क्या लगता है, सही होगा या गलत होगा? ये गलत है। क्यों भाई गलत है? तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एफएसएच और एलएच के लेवल लो होते हैं, ना कि हाई होते हैं। चलो सेकंड, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंड्रोमेट्रियल थिकनिंग, तो हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये सही है।
क्या है, बी वाला सही है। क्यों सही है, तो HCG की हाई लेवल ऑफ एंडोमेटियम को थिक बनाने के लिए जरूरी होती है, तो हाई लेवल जरूरी होती है एंडोमेटियम को थिक बनाने के लिए। अब सी पर आते हैं, हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंड्रोमेटियम थिकनिंग। तो क्या है, ये भी गलत है क्योंकि FSH और LH की लेवल प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग लो होते हैं, पहले भी देख लिया। चलो डी पर आते हैं, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। ये भी सही है क्योंकि HCG एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा सबसे ज्यादा सही है, डी वाला, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। द लीडिंग सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। तो लीडिंग सेल टेस्टिस में पाए जाते हैं, हमें पता है, और ये एंड्रोजन यानी मेल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन होगा क्या सही, तो ये प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन से लीडिंग सेल का सिक्रीशन नहीं है, बी, ये लीडिंग सेल का फंक्शन नहीं है। इंटेस्टियल म्यूकस, फिर ग्लूकागोन, ये पैनक्रिया से सिक्रीट होता है, लीडिंग सेल से नहीं होता। एंड्रोजन, ये सही है क्योंकि लीडिंग सेल एंड्रोजन का मेन सोर्स है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा डी वाला। आई होप समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज सो बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट ऑकरेंस इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाइयों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें डेवलपमेंटल स्टेज और उनकी ऑकरेंस का सही लोकेशन बताना है। क्या बताना है, सही लोकेशन। ये इस, तो सबसे पहले है लेट मोरूला, डेवलपमेंट स्टेज है, ये साइट ऑफ ऑकरेंस लिखा है इस साइड, ठीक है। तो सबसे है लेट मोरूला, तो ये क्या होता है, ये स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद होता है जब जाइगोट 16 टू 32 सेल तक बढ़ जाता है। ये फ्लोपियन ट्यूब के मिडिल पार्ट में होता है, कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब के मिडिल पार्ट में होता है, तो इसका ये है। फिर आता है ब्लास्टोला, ये स्टेज ब्लास्टोसाइट से पहले होती है, लेकिन ये टर्म ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है, ये टर्म क्या नहीं होता, ज्यादा यूज नहीं होता। एंड ऑफ द एंड ऑफ द उसके बाद आता है ब्लास्टोसाइट, ये स्टेज इम्प्लांटेशन से पहले होती है और ये यूटरस की लाइनिंग में इम्प्लांट होती है, तो ये यूट्राइन बॉल से रिलेटेड है, काय से रिलेटेड है, यूट्राइन बॉल से रिलेटेड है, ये है इसका। अब आता है 8 सेल्ड मोरूला, ये स्टेज भी फ्लोपियन ट्यूब में स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है, ठीक है, कहाँ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है। तो ब्लास्टोसाइट सी यूट्राइन बॉल, ब्लास्टोसाइट सी यूट्राइन बॉल, तो हमें इसमें क्या बताना था, डेवलपमेंट एंड ऑकरेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिग्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो कॉल्ड, तो सिग्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो एंड्रोमेट्रियम को थिक करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके, ठीक है। तो ए पढ़ते हैं, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 डे, ये गलत है बिकॉज ल्यूटियल फेज ज्यादा दिन तक चलती है, ठीक है, 6 डे तक नहीं चलती। फ्लोपियम फॉलिक्यूलर फेज एंड लेट फॉर अबाउट 6 डे, ओवेरियन फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 डे, ये गलत है क्योंकि ये फेज ही नहीं है। ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 30 डे, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 30 डे, ये सही है, ल्यूटियल फेज 30 से 40 डे तक चलती है, तो क्या है, सही है, कौन सा, सी वाला सही है। अब 4 देखते हैं, ये फ्लोपियन फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 30 डे, फॉलिक्यूलर फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 30 डे, तो ये गलत है क्योंकि फॉलिक्यूलर फेज ल्यूटियल फेज से नहीं होती है, तो सही आंसर क्या है, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 30 डे, तो सही इसका है सी वाला। अब चलते हैं आगे, इफ फॉर सम रीजन the vas friends in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transferred from, तो इसमें पूछा है अगर बास डिफरेंस ब्लॉक हो जाए तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो क्या है इसमें, बास डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो जो स्पर्म को एपिडिडाइमिस से बास डिफरेंस तक ले जाता है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक आ जाएगा, लेकिन बास डिफरेंस में नहीं जा पाएगा, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, टेस्टी टू एपिडाइमिस, ये गलत है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। एपिडिडाइमिस टू बास डिफरेंस, ये सही है क्योंकि ये बास डिफरेंस को ब्लॉकेज है, तो ये इसका बी सही है। ओवरी टू यूट्रस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये गलत है। वेजाइना टू यूट्रस, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये भी गलत है, तो सही क्या है, बी वाला, एपिडिडाइमिस टू बास डिफरेंस।
चलिए आगे चलते हैं। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एनसीईआरटी स्क्रोटम द पर्पस सर्व इज फॉर। तो टेस्टिस का स्क्रोटम में होने का पर्पस क्या है भाई, ये पूछा है। टेस्टिस का स्क्रोटम में होने का क्या पर्पस है? तो एनसीईआरटी तो पढ़ी ही होगी, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन करा गया है। तो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में रखते हैं। रखने का मेन पर्पस ये है कि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम हो, जो अंदर का बॉडी टेम्परेचर हो उससे कम हो। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये सही है क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। बी पढ़ते हैं, escaping and possible comparison by the visceral organ। ये सही है बिकॉज ये मेन पर्पस नहीं है। सही तो है पर ये मेन पर्पस नहीं है। प्रोवाइडिंग मूव स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमस। ये सही है बिकॉज ये स्पेस की बात नहीं है। प्रोवाइडिंग ये सही तो है पर यहाँ कोई स्पेस की बात नहीं की गई है। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। ये गलत है क्योंकि ये में कोई पर्पस ही नहीं है। तो सही क्या है? ये वाला, मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रिच क्लोज टू द ओवम। क्या क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन में पूछा है जो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है जब बहुत सारे स्पर्म ओवम के पास पहुंचते हैं। ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, ये पूछा गया है 35 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला पढ़ते हैं। तो सिग्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म इंटर साइटोप्लाज्म और ओवम थ्रू जोना पैलेसिडा। तो जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचते हैं तो उसमें से एक स्पर्म ही ओवम के आउटर लेयर जो जोना पैलासिडा है कहलाती है तो पेनिट्रेट कर सकता है। इस प्रोसेस में एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड पर होता है वो सिग्रीशन रिलीज करता है जो जोना पैलासिडा को तोड़ने में मदद करता है। ये सिर्फ एक स्पर्म के लिए होता है, बाकी स्पर्म इस प्रोसेस में नहीं इंटर करते हैं। समझे? तो क्या है? ये सही है क्योंकि एक्रोसोम का सिग्रीशन एक स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर करने में मदद करता है। ये सही है। ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल्स। तो ये गलत है क्योंकि ये प्रोसेस ही नहीं है भाई, ये गलत है। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल द स्पर्म एक्सेप्ट वन। ये भी गलत है क्योंकि कोरोना रेडिएटा स्पर्म को ट्रैप नहीं करती बच्चों। काट दो। ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोना पैलेसिडा। ये भी गलत है बिकॉज सिर्फ एक स्पर्म ही पेनिट्रेट करता है, एक ही स्पर्म अंदर जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आया होगा। अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिग्रीशन ऑफ एलएच पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सच नॉर्मली ऑकर्स। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, समझ आ रहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ ना मुझे। तो जो नॉर्मल ह्यूमन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच सर्ज कब होता है? तो नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच सर्ज कब होता है? तो जो एलएच सर्ज मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है। ये यूजुअली साइकिल के 14th डे पर होता है। इस टाइम पर एलएच हार्मोन्स के लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है जो ओवम के रिलीज को ट्रिगर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 14th डे, ये सही है क्योंकि ये एलएच सर्ज का टाइम है। ठीक है, उसके 5th डे ये गलत है क्योंकि ये पीरियड को ईयरली फेज है। 20th डे ये गलत है क्योंकि ये ओव्यूलेशन के बाद टाइम है। डे 7 ये भी गलत है क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले टाइम है। तो सही है 14th डे ए वाला। साइटोली सेल एंड फाउंड इन। साइटोली सेल कहाँ मिलते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो साइटोली सेल कहाँ मिलते हैं और क्या काम करते हैं? तो भाई साइटोली सेल टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, हमें पता है। इसका मेन काम जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, हाँ करना है। जो स्पर्म बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। ये सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग जर्म सेल को प्रोटेक्ट और सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? तो चलो ऑप्शन देखते हैं। तो ओवरी एंड सिग्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरी एंड सिग्रीट प्रोजेस्ट्रॉन नहीं भाई, ये गलत है क्योंकि साइटोली सेल ओवरी में नहीं होते, स्पर्म में होते हैं, स्पर्म से रिलेटेड है। एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सिग्रीट एड्रीनल। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सिग्रीट एड्रीनल ये गलत है क्योंकि साइटोली सेल एड्रीनल कॉर्टेक्स में नहीं होते हैं यार। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये सही है क्योंकि साइटोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। सही है और जर्म सेल को न्यूट्रिशन भी देते हैं, अभी बताया। पेनक्रियाज एंड सिग्रीट
सिग्रीट कोलिसिस्टोकाइनेसिन, ये भी गलत है क्योंकि सर्टोली सेल पैनक्रियाज में नहीं होते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से। ओके, चलो आगे। बास डिफरेंस आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, तो बास डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक जाते हैं ये पूछा गया। तो बास डिफरेंस वो डक्टलेस हैं जो रेटेड टेस्टिस में डिफेंस तक जाते हैं, ये स्पर्म को रेटेड टेस्टिस से लेकर बास डिफरेंस तक ले जाते हैं। तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स टू रेटेड टेस्टिस, ये सही है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है, नहीं है। रेटेड टेस्टी टू बास डिफरेंस, ये सही है बिकॉज ये बास डिफरेंस का काम है। बास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, ये गलत है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। एपिडिडाइमिस टू यूथरा, ये गलत है क्योंकि ये बास डिफरेंस का काम नहीं है। तो सही क्या है? बी, रेटेड टेस्टी टू बास डिफरेंस, ये सही है बिकॉज ये बास डिफरेंस का काम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। ओके, बी है। सेमिनल प्लाज्मा से ह्यूमन मेल्स इनरिच, इसमें क्या पूछा? ह्यूमन मेल में सेमिनल प्लाज्मा किस चीज में रिच होता है? पता है सेमिनल प्लाज्मा क्या है? पता है तो बताइए ना, कमेंट करके बताइए ना। तो सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड होता है शायद। तो सेमिनल प्लाज्मा मेनली फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है। फ्रक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है। फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है जबकि कैल्शियम स्पर्म को मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो फर्स्ट फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ये सही है क्योंकि सेमिनल प्लाज्मा अभी देखा इन दोनों को रिच होता है। ग्लूकोज एंड कैल्शियम, ये गलत है क्योंकि ये ग्लूकोज नहीं है भाई। डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, ये गलत है क्योंकि ये कंपोनेंट्स ही नहीं है। राइबोसोम एंड पोटेशियम, ये गलत है क्योंकि ये भी सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट नहीं है। तो सही है फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ये वाला। ठीक है, चलिए केयरफुली 40 को रीड करिए। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग व्हिच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा? इसमें पूछा है फीटस की पहली मूवमेंट और उनके सर यानी हेड पर हेयर का दिखना किस मंथ में होता है। भाई भाई क्या क्वेश्चन है भाई। हेड पर बालों का दिखना एंड फर्स्ट मूवमेंट, तो 4 मंथ होगा क्या? इस मंथ में आसपास फीटस की मूवमेंट शुरू होती है, हाँ, जिसे हम क्वेकनिंग कहते हैं। इस टाइम फीटस के सर पर हेयर यानी बाल भी आना शुरू होते हैं। 5th मंथ में इस महीने तक मूवमेंट और हेयर डेवलप हो सकते हैं, लेकिन पहली बार ये चीज़ें 4th मंथ में होती हैं सर। ठीक है, तो चलो 6th मंथ में इस मंथ तक फीटस का डेवलपमेंट और मूवमेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पर पहली बार ये 4th मंथ में ही दिखते हैं। कब दिखते हैं? 4 मंथ में ही दिखते हैं। लास्ट 3rd मंथ, इस मंथ तक फीटस की मूवमेंट और हेयर का दिखना शुरू नहीं होता है। तो सही ये है, 4th मंथ में ही हमें मूवमेंट और फर्स्ट बार फीटस के हेयर दिखना शुरू होते हैं। ठीक है, अब आते हैं द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो मेमेलियन ओवम का दूसरा मैच्योरेशन डिवीजन कब होता है? शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, बिफोर द ओवम, मेक एंट्री इनटू द फ्लोपियन ट्यूब, ये होगा क्या? ये गलत है क्योंकि ओवम की फर्टिलाइजेशन से पहले दूसरा डिवीजन नहीं होता। ठीक है, अब भी पढ़ते हैं। अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेट बाय स्पर्म, ये सही है। दूसरा माइटोटिक डिवीजन तब होता है जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। सी, अंटिल द यूट्रस ऑफ द स्पर्म हैज फ्यूज विद दैट ऑफ द साइकिल, ये सही है लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, पहले स्पर्म की एंट्री होना जरूरी है। डी, इन अ ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट मैच्योरेशन, ये भी गलत है क्योंकि दूसरा डिवीजन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो सही क्या है? बी वाला, बी वाला सही है इसका ऑप्शन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज इनकरेक्ट? ह्यूमन स्पर्म इज इनकरेक्ट, ह्यूमन स्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है या करेक्ट है, क्या लिखा हुई? ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, सॉरी, करेक्ट। तो एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पेनिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, हाँ करेक्ट है, फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोसोम क्या होता है? हैज एक्रोसोम, तो ये सही है। एक्रोसोम स्पर्म के हेड पर होता है, हाँ होता है, हमें पता है, और ये एग को पेनिट्रेट करने के लिए जरूरी है, हाँ भाई है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जोना पेलासोडा होती है उसे तोड़ने के लिए एक्रोसोम की हेल्प होती है, हमें पता है। चलो बी वाला पढ़ते हैं। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, ये सही है। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो एग की प्रोटेक्टिव लेयर को डिसॉल्व करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट पहले से ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, पर ठीक है जो भी है। एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टूवर्ड द ओवम, ये गलत है। एक्रोसोम का सेंसरी फंक्शन नहीं होता भाई, ये सिर्फ पेनिट्रेट के लिए होता है। 4 वाला, एक्रोसोम सर्व नो पार्टिकुलर फंक्शन, ये भी गलत है क्योंकि एक्रोसोम का इंपोर्टेंट फंक्शन होता है। हाँ, तो सबसे पहले सही कौन सा है? ये वाला। एक्रोसोम की एक कॉनिकल पॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ये वाला है, और पेनिट्रेट में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इज ह्यूमन इज इनकरेक्ट? इसमें तो करेक्ट बताना है भाई, इनकरेक्ट कहाँ? तो चलो इसका क्या होगा? ये क्वेश्चन मोरूला के बारे में है, नाम तो सुना ही होगा, मोरूला, मरूला। तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज अ अनक्लेव
जाइगोट बट मच मोर डीएनए, ये गलत है। मोरूला का डीएनए जाइगोट से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जाइगोट में भी डीएनए होता है। बी, इट हैज अ 4 लेस साइटोप्लाज्म as well as less DNA than in the अनक्लेव्ड जाइगोट, ये गलत है। मोरूला का साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होती है। सी वाला, इट हैज अ मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए इज अनक्लेव्ड जाइगोट, ये सही है। मोरूला जाइगोट के बाद स्टेज है और इसका साइटोप्लाज्म और डीएनए का क्वांटिटी लगभग इक्वल होती है। डी, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लेव्ड जाइगोट, ये गलत है, क्योंकि मोरूला का डीएनए ज्यादा नहीं होता। तो सही कौन सा है? सी वाला, मोरूला जाइगोट के बाद से के स्टेज से और इसका साइटोप्लाज्म और डीएनए होते हैं। ठीक है, चलो जल्दी 14 स्कोर रीड करते हैं। द पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट द ओवरी इज फ्लोपियन ट्यूब के उस हिस्से के बारे में पूछा है जो ओवरी के सबसे नजदीक होता है। तो क्या इस्थिमस होता है? इस्थिमस कहाँ होता है भाई, क्या है? तो ये फ्लोपियन ट्यूब का वो हिस्सा है जो यूट्रस से जुड़ा होता है, लेकिन ये ओवरी के नजदीक नहीं होता। कैंसिल। इनफंडिबुलम, ये फ्लोपियन ट्यूब का वो हिस्सा है जो ओवरी के सबसे नजदीक होता है। इनफंडिबुलम का पास फिम्टी होते हैं जो ओवरी से ओवम को कैप्चर करते हैं, ये सही है। हाँ, ये होता है। सर्विक्स, ये तो कितनी दूर होता है, ये यूट्रस का हिसाब से और फ्लोपियन ट्यूब से नहीं जुड़ता भाई। एम्पुला, एम्पुला के बारे में, ये भी फ्लोपियन ट्यूब का एक हिस्सा है, लेकिन ये इनफंडिबुलम के बाद आता है और ओवरी से इतना नजदीक नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है इनफंडिबुलम। ठीक है। सिग्नल फॉर फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर टू रिलीज, हम इसे इसी के जैसा एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके ना, आई होप आपको याद होगा, करा है यार। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी की प्रोसेस के लिए जरूरी सिग्नल के बारे में। तो जो एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्चुरेशन के लिए ये प्राइमरी ट्रिगर नहीं है, तो क्या ही गलत होगा। ऑक्सीटोशन, मैं चाहती हूँ कि आप इसे कमेंट करके बताएं, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है पार्चुरेशन डिलीवरी के प्रोसेस के लिए जरूरी सिग्नल के बारे में। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है मुझे कमेंट करके बताना, प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और कल हम इसके ऑल पीवाईक्यू फिनिश कर लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल हम इस चैप्टर के ऑल पीवाईक्यू खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद अब किस चैप्टर के बारे में पीवाईक्यू करने वाले मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।